नमस्कार दोस्तों। तो मैं के.एन. साहनी आपके सामने फिर एक नए वीडियो के साथ प्रस्तुत हुआ हूँ। और दोस्तों, आज हम लोग फिजिक्स में आगे बढ़ेंगे। फिजिक्स में इसके पहले वीडियो तक आप देख चुके थे कि वेव थियरी हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। वेव ऑप्टिक्स, जिसमें कि रे ऑप्टिक्स पढ़ चुके थे, अब वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट हो चुका है। इसके पहले मैं आपको उसका 2 वीडियो दे चुका हूँ। ये रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स का 3rd वीडियो होगा। इस वीडियो में दोस्तों आज हम लोग जो देखने वाले हैं, इसके पहले हम लोग हाइगेंस का सेकेंडरी वेवलेट थ्योरी पढ़ चुके हैं, यानी कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत हम पढ़ चुके हैं और उसमें मैंने पूरा डिटेल आपको दिया था। आज बस उसी का सब एक्सप्लेनेशन धीरे धीरे बढ़ने जा रहा है। तो दोस्तों, इसमें हम लोग हेडिंग में डाला है मैंने हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से तरंगों के परावर्तन की व्याख्या। एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ वेव बाय हाइगेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स थियरी। ओके, सेकेंडरी वेवलेट्स थियरी इसमें आप जोड़ लीजिए। तो दोस्तों आइए चलते हैं। तो हमको सिद्ध करना हाइगेंस का सेकेंडरी वेवलेट्स थ्योरी से रिफ्लेक्शन लॉ। तो रिफ्लेक्शन लॉ दोस्तों आप जानते हो कि 2 लॉ को रिफ्लेक्शन लॉ बोला जाता है, वो पीछे पढ़ाया जा चुका है रिफ्लेक्शन लॉ को, और हाइगेंस थ्योरी भी आप पढ़ चुके हो। तो ये एक के हेल्प से दूसरा प्रूफ करना है तो दोनों पहले आना चाहिए ना। तो हाइगेंस का द्वितीयक तरंग का सिद्धांत क्या है, इसे भी आप देखिए, प्लेलिस्ट में मैंने लगाया होगा, वीडियो मिलेगा आपको उसमें कि हाइगेंस का सेकेंडरी वेवलेट्स थ्योरी क्या है। इसके बाद लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन का नियम क्या है, वो भी मैंने लास्ट कुछ वीडियोज में दिया हुआ है, उसको आप चेक करिएगा। ठीक है, आज हम लोग दोस्तों हाइगेंस के द्वितीयक तरंग का सिद्धांत को की मदद से परावर्तन को प्रूफ करने जा रहे हैं। यहां हमने एक परावर्तक तल लिया हुआ है। परावर्तक तल मतलब कि इसी से इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट होगी। चलिए मान लेते हैं कि ये परावर्तक तल पर हम एक तरंगाग्र का आपतन कराने जा रहे हैं। चलिए मान लेते हैं कि एक तरंगाग्र हम यहां से लेते हैं, ये इस समय ये एक तरंगाग्र है दोस्तों। इसमें देखो कई चीजें हैं। तरंगाग्र किसे कहते हैं ये भी आप देखो, पिछली वीडियो में मैंने लगाया होगा, उसको आप देखो कि तरंगाग्र कहते किसको हैं, क्योंकि तरंगाग्र किसे कहते हैं अगर इसमें भी चूक होगी तब भी दिक्कत होगी आपको समझने में। तो दोस्तों इस प्रकार से ये हमने एक तरंगाग्र का आपतन कराया है। तरंगाग्र इट मीन्स मैं पहले बता चुका हूं, वेव फ्रंट बोलते हैं इसको। वेव फ्रंट मीन्स कि जैसे सपोज करो कि हम यहां से एक ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं, तो इस लाइन पे पड़ने वाले जितने भी वेव यानी कि तरंगे इसमें एंटर करेंगी ऐसे ऐसे, ये केवल दिखाने के लिए दोस्तों 2 लाइन हम लोग दिखाते हैं, लेकिन इसके बीच में ढेर सारा ऐसे रेज टाइप का एक प्रकार से ट्रेवल कर रहा है। लेकिन हम केवल दोनों साइड का रे लेकर के प्रूफ कर लेंगे, बीच वाला हम लोग इग्नोर करते हैं थोड़ा फिगर में क्लियरेंस रखने के लिए। ठीक है, तो चलो मान लेते हैं कि इस तरंगाग्र इसलिए नाम लिया जा रहा है कि हम अगर इसको ऐसे एक ऐसे एक ऐसा प्लेन हम सरफेस एज्यूम करें कि जिस पर माध्यम के सभी कण कंपन की समान कला में हो, तो समान कला में हो, और जो प्रकाश तरंगों का संचरण है ये तरंगाग्र के ठीक लंबवत होता है। तो जैसे जस्ट लाइक ये सपोज करो कि ऐसे मैं स्केल को ऐसे रख लिया इस टाइप से, तो इस पे जितने भी तरंगे गिरेगी सब लंब होनी चाहिए 90 डिग्री पे, तब इसी का नाम तरंगाग्र हो गया है। ठीक है, और इस समय यही तरंगाग्र चलते हुए इस सरफेस पर टकराएगी। चलिए मान लेते हैं कि अब यहां पे अगर तरंगाग्र यहां पे टक्कर होगी तो इसकी ये तय है कि इसको ठीक 90 डिग्री का आप इस पे लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये जो आप देख रहे हैं 90 डिग्री,
इस समय ये तरंगाग्र ए बी हमने कंसीडर किया है, और ये तरंगाग्र ए बी मीन्स कि ये इंसिडेंट वेव फ्रंट बोला जाएगा। जो ए बी है, ए बी, इसको बोलेंगे आपतित तरंगाग्र, आपतित तरंगाग्र, इंसिडेंट वेव फ्रंट। ठीक है। अच्छा, अब यहां से समझना शुरू करेंगे कि जब ये तरंगाग्र ए बी इस तल पर पड़ चुका है, तो अब बारी बारी अगर देखा जाए तो इस समय ये फर्स्ट रेज अगर इस पे पड़ेगी तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि तुरंत यहां से इसका परावर्तन स्टार्ट होगा, लेकिन अभी बी वाला जो तरंग है, यहां वाली जो रे है, अभी इस पे पड़ी भी नहीं। जैसे सपोज करो कि सबसे पहले ये पड़ जाएगी, तो इसके बाद ये वाली रेज अगर लेके आओगे तो यहाँ पड़ेगी, ये वाली रेज लेके आओगे तो यहाँ पड़ेगी, ये वाली लेके आओगे यहाँ पड़ेगी, ये वाली लेके आओगे यहाँ पड़े, ऐसे पड़ेगी। तो लास्ट में नहीं ये इस पे पड़ेगी, यानी कि सबसे पहला जो स्ट्राइक करेगा, ये वाली जो रेज है सबसे पहले इस पे स्ट्राइक करेगी। अच्छा, ये तो स्ट्राइक कर गई, लेकिन अभी ये वाली रेज है जो है कुछ दूर रहेगी ना, अभी नहीं टच करेगी। तो ये जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगी वैसे वैसे अब यहाँ से इसका रिफ्लेक्शन शुरू हो जाएगा। तो ये रिफ्लेक्शन अगर शुरू होगा तो हम लोग एक सिंगल रे का रिफ्लेक्शन, जैसे आप जानते हो कि अगर ये जितना बड़ा एंगल है उतने ही बड़े एंगल के साथ इसको रिफ्लेक्ट कराना पड़ेगा आपको। ठीक है। तो इस समय ये जो रे मैंने ड्रॉ किया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि ये यानी पॉइंट ए पर स्ट्राइक करने के बाद ये रे का परावर्तन हो गया, लेकिन अभी बी वाली जो थी, जैसे कि अगर पॉइंट ए वाला जो रे है यहाँ पे स्ट्राइक करेगा तो पॉइंट बी वाला रे अभी यहीं पे है ना। अच्छा, अब बी वाला रे जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो वैसे वैसे अब ये आगे बढ़ेगा, फिर ये आगे बढ़ेगा तो ये आगे बढ़ेगा, ये आगे बढ़ेगा तो ये आगे। अब जब ये बी से चल करके यहां पहुंचेगी, चलिए मान लेते हैं कि इसको हम लोग ए डैश कंसीडर कर लेते हैं, इसको ए डैश कंसीडर कर लिया जाए। तो ए डैश पर पड़ने वाली जो रेज होगी दोस्तों, ये सबसे लास्ट में इसका परावर्तन शुरू होगा, जबकि पॉइंट ए पर चलने वाली रेज का परावर्तन प्रारंभ हो चुका है। तो इसका मतलब कि अगर ये पॉइंट बी से चलकर रेज पॉइंट ए डैश पर पहुंचेगी, तब तक ये कुछ आगे निकल चुका होगा। और इसे पकड़ने के लिए फिर से हम लोग क्या करते हैं कि यहां से ध्यान दीजिए कि यहां से अब इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो ये जितना बड़ा ये इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का मतलब है कि इस पॉइंट से लेकर के, यानी कि ए को हम सेंटर मानेंगे, ए को सेंटर मान के बी ए डैश के बराबर यहां से ए लेकर के एक आर्क ड्रा करेंगे, यानी कि इसको लेकर के यहां से आर्क ड्रा करिए ऐसे, और ये आर्क ड्रा करने के बाद तब इसको मिलाएंगे दोस्तों, तो ये परपेंडिकुलर ड्रा हो गया, ये भी 90 डिग्री होगा। और अब जरा ध्यान दीजिए कि अगर ए से ये ए बी जो है, ध्यान रखिएगा ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है, आपतित तरंगाग्र जिसको बोला गया है। अच्छा, अब अगर इस पे परपेंडिकुलर ड्रा कर दी, इसको हम बी डैश कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है। अब फिर समझिएगा कि इस समय एक सिंगल रे का परावर्तन किया गया है, और यहां से इस सिंगल रे का यहां आपतन कराया गया सिंगल रे का, तो ये परावर्तन हो गया। इस रे का आपतन यहां कराया गया, तो परावर्तन अब इसका जब करेंगे तो यहां से परावर्तन स्टार्ट होगा। तो फिर से यहां पे लाइन अगर ड्रॉ कर लिया जाए तो इस एंगल के लिए तो इतना ही बड़ा एंगल बनाते हुए ये ऐसे आगे मूव करेगा। तो अब आप ये सोच लो दोस्तों कि जैसे सारी रेज ऐसे आएंगे, तो इसी के बीच में ये सारी रेज ऐसे निकलेंगी भी, सभी रेज इसके बीच से ऐसे निकलेंगी, और अंततः आप ध्यान से देखेंगे तो ए बी अगर ये आपतित तरंगाग्र होगा तो ए डैश बी डैश परावर्तित तरंगाग्र है, यानी ए डैश बी डैश ये परावर्तित तरंगाग्र मीन्स रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट वर्ड्स पे ध्यान देंगे, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट लिखेंगे, इसको रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट लिखेंगे। समझ में आ गई बात? पूरा फिगर समझ में आ गया होगा।
और अब मान लिया जाए कि ये आपतित तरंगाग्र ए बी है जो कि तल के साथ ये एंगल फॉर्म कर रहा है, इसको हमने आई कंसीडर कर लिया। लेकिन जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट ए बी डैश है, ये अगर अब इसके साथ एंगल जो फॉर्म कर रहा है, इसको हमने आर कंसीडर कर लिया। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये एंगल भी इसी तरह से अगर ये आई है, अगर ये एंगल आई है, तो इसी प्रकार से अब इसका रिफ्लेक्शन जब होगा तो यहां से इसका रिफ्लेक्शन जब होगा तो इसमें ध्यान रखिएगा ये आर का काम करेगा। ठीक है। तो इस समय अब इसका नाम होगा, ये आपतित तरंगाग्र मीन्स इसको बोला गया है परावर्तित तरंगाग्र ए डैश बी डैश, यहां पे दिखाया गया है। तो अभी तो मैंने फिगर ड्रॉ किया, अभी एक्सप्लेनेशन बाकी। अभी मैंने फिगर ड्रॉ किया है, फिगर को समझाया है कि है क्या। अब पूरी बात ध्यान से सुनिए। चलिए मान लेते हैं कि ये एक परावर्तक तल है, इस परावर्तक तल पर एक आपतित तरंगाग्र ए बी आपतित होता है। बिंदु ए पर पड़ने वाली किरण सबसे पहले आपतित हो जाती है, जबकि बिंदु बी अभी भी इस तल से टकराया नहीं है। मान लीजिए बी को ए डैश तक जाने में अगर स्मॉल टी समय लगता है, सुनिएगा ध्यान से, यदि बिंदु बी से ए डैश तक जाने में इस किरण को समय टी लगता है, तो इतने ही समय टी में बिंदु ए से परावर्तित किरण ए बी डैश पर पहुंच जाती है। ठीक है, इसका मतलब यहां से यहां तक चलने में जितना समय लगेगा उतना ही समय ए से बी डैश तक लगेगा, और अंततः फिर ये तरंगाग्र निकल करके बाहर चलने लगेगा। यानी कि अब देखिए, इस समय ये आपतित तरंगाग्र ए बी डैश है और ये परावर्तित तरंगाग्र ए डैश बी डैश है, परावर्तित तरंगाग्र है। और अब जरा ध्यान से समझिएगा कि अगर इसको हम आपतित तरंगाग्र कह रहे हैं और ये परावर्तित तरंगाग्र है, तो इसी को बोला गया है दोस्तों हाइगेंस थ्योरी में सेकेंडरी वेवलेट यानी द्वितीयक तरंगिका। इस समय जो परावर्तित तरंगाग्र ए डैश बी डैश है, यही काम करता है द्वितीयक तरंगिका, इसको बोला गया है। और इस पे ध्यान ये भी दीजिए, इस बिंदु से चलने वाली किरण, जैसे कि ये आपतित किरण है, परावर्तित किरण हो गई, इसी तरह से ये आपतित, यानी कि हर बिंदु पर जितनी किरणें गिरेंगी, गिरने के बाद ये बिंदु एक नए तरंग स्रोत का काम करेगा। हाइगेंस के वेव थियरी को आप अच्छे से पढ़ के इसको देखिएगा, इस वीडियो को। तो इस बिंदु से चलने के बाद अब ये नया तरंगाग्र का काम करे, यानी इसी को द्वितीयक तरंगिका कहा गया है। तो ये नए तरंगाग्र का काम करेगा और इस प्रकार से नया तरंगाग्र जो पूरे रेज के मिलने से बना हुआ है वो ये है ए डैश बी डैश। समझ में आ गई बात? तो ये ए बी को आपतित तरंगाग्र और ए डैश बी डैश को परावर्तित तरंगाग्र, और इसी को हम द्वितीयक तरंगिका बोलते हैं। लेकिन द्वितीयक तरंगिका का मतलब इस तरह से, जैसे ये आप जो देख रहे हैं, इसको क्या बोला गया, ये एक चाप आपने खींचा, ये जो खींचो ये क्या है, ये स्पर्श रेखा है ना, इसकी ये स्पर्श रेखा है। इसी प्रकार इस पर भी अगर ऐसे चाप खींचते तो ये इसकी स्पर्शी बनती, यहां से चाप खींचते तो इसकी स्पर्शी बनती। और आप याद कीजिए हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत का दूसरा या तीसरे पॉइंट में है ना, कि किसी क्षण यदि इन द्वितीयक तरंगिकाओं पर अनुआलोक खींचे तो तरंगाग्र की नई स्थिति को ये व्यक्त करता है। यही तरंगाग्र की नई स्थिति है ना, जब स्पर्श रेखा खींचे थे आप, तो इसीलिए इसका नाम रखा गया है द्वितीयक तरंगिका। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से ये अभी मैंने हाइगेंस थियरी के आधार पर फिगर ड्रा करके आपको समझाया। चलो, लेकिन अब हमारा अगला लक्ष्य है दोस्तों कि इसके मदद से प्रूफ किया जाए कि परावर्तन के नियम की व्याख्या कैसे होगी। अब जरा आइए मेन पॉइंट पे। चलो, सबसे पहली बात कि अच्छा ये बताओ कि ये तरंगाग्र अगर चल रहा है इस मीडियम में, मान लीजिए इस तरंगाग्र की चाल इस मीडियम में स्मॉल भी है, लेकिन ये तरंगाग्र आपतित तरंगाग्र की चाल, परावर्तित तरंगाग्र की चाल इसी मीडियम में अगर ये भी तो भी ही होगी, चाल तो चेंज होगी ना, क्योंकि मीडियम सेम उसी मीडियम में चल रहा है, इसलिए चाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बी से ए डैश तक अगर टी लगा हुआ समय, तो ए से बी डैश तक का भी समय टी ही लगेगा। तो अब जरा समझिए बात को
कि हम अगर दूरी बी ए लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, अगर दूरी ए बी की बात करें तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, यानी कि दूरी ए बी बराबर, या छोटा सा फार्मूला लिख करके आपको समझने के लिए आप ये जानते हो कि डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो डिस्टेंस अगर ए बी हम लेते हैं तो इसकी जो वेलोसिटी होगी, इसकी ए बी, अगर दूरी ए बी लेते हो तो वेलोसिटी जो आप ले रहे हो, वेलोसिटी को अब हम क्या लिख सकते हैं, v, और टाइम कितना लगा है, t, ए से बी तक। सॉरी ए बी नहीं बल्कि ए से बी डैश, हाँ ये ए से बी डैश तक, यहां से जैसे बी से ए डैश तक, पहले ऐसे करो, बी से ए डैश तक जाने में समय टी लगा है, चाल भी है, समझ में आ गया। बी से ए डैश तक समय टी, चाल भी है, तो बी ए डैश बराबर इतना हो गया। लेकिन अगर इसी तरह से ए बी डैश की बात करें दोस्तों, तो इसमें भी चाल वही, समय वही है। तो इसका मतलब ये क्या शो कर रहा है, हम ये कह सकते हैं कि बी ए डैश बराबर ए बी डैश। अभी हमने एक समीकरण प्रूफ किया है कि बी ए डैश जो होगा वो ए बी डैश के, यानी कि ये दूरी जो है इस दूरी के बराबर हो गई। इसको बराबर दिखाने का उद्देश्य दोस्तों ये था कि अब इसको एक समीकरण बना के छोड़ लीजिए, ये हमारे काम की चीज है, हमको काम देगा ये। अब हमारा देखिए, आ जाइए मेन पॉइंट पे, परावर्तन की व्याख्या की जो मैंने बात कही थी। हमने परावर्तन की व्याख्या की बात कही थी। परावर्तन की व्याख्या क्या थी कि जब आपतित तरंगाग्र है ये परावर्तित तरंगाग्र, तो हमारा लक्ष्य दोस्तों, अगर ये आपतन कोण आई है और ये परावर्तन कोण आर है, आपतित तरंगाग्र के लिए बना कोण, परावर्तित तरंगाग्र के लिए बना कोण है, तो परावर्तन के दो नियम की पुष्टि करनी है। पहला नियम क्या था, पहला नियम याद कीजिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, यही था ना। अब जरा पुष्टि देखिए, पहले नियम की पुष्टि होने जा रही है, फर्स्ट लॉ, परावर्तन का प्रथम नियम। आप अगर ध्यान से देखोगे इस बोर्ड को, तो आपतित तरंगाग्र, परावर्तित तरंगाग्र और ये तल, ये जो देख रहे हो तल, ये सब इसी प्लेन पे है ना, ये एक ही समतल में है। तो इसलिए पहले में आपको यही लिखना है कि आपतित तरंगाग्र ए बी, परावर्तित तरंगाग्र ए डैश बी डैश तथा यह तल ए डैश सभी एक ही तल में स्थित है। यह परावर्तन का प्रथम नियम है। इसके बाद दूसरे पे आ जाइए। दूसरे में हमको करना यह है कि इन ट्रायंगल्स, दो त्रिभुजों को लेना है, ए बी ए डैश एंड ए बी डैश ए डैश। इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को ध्यान से देखिए। इस त्रिभुज को देखेंगे तो हम ये जान चुके हैं कि पहले इस त्रिभुज को देखा जाए तो बी ए डैश का जो मान है दोस्तों, बी ए डैश का मान ये इस त्रिभुज के ए बी डैश के बराबर है, समीकरण 1 से। भाई क्वेश्चन 1 ये हम प्रूफ कर चुके, ऑलरेडी प्रूफ है ये। और जो एंगल बी है, ये एंगल बी डैश, ये राइट एंगल है, ये समकोण। और ए डैश बराबर ए डैश, क्योंकि ये दोनों त्रिभुजों में कॉमन है, ए डैश इस त्रिभुज में भी है, ए डैश इस त्रिभुज में भी है, तो कॉमन हो गया। इसका मतलब इस त्रिभुज में अगर देखेंगे तो ये भुजा, ये कोण और ये कर्ण है। इस त्रिभुज में देखेंगे तो ये भुजा, ये कोण और ये कर्ण है, तो बराबर अगर हुआ तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हुए, सर्वांगसम हुए ना। इसलिए ट्रायंगल ए बी ए डैश सर्वांगसम त्रिभुज ए बी डैश ए डैश। समझ में आ गई बात। और किस लॉ से, आरएचएस लॉ से। आरएचएस का मतलब दोस्तों होता है राइट एंगल हाइपोटेनस और एनी साइड, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड।
देखो जो सर्वांगसम यानी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ, सर्वांगसम को कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने का 4 मेथड होता है। एस मेथड, साइड साइड साइड, एस साइड एंगल साइड, ए एंगल साइड एंगल, और RHS ये राइट एंगल हाइपोटेनस एंड साइड। तो इस तरह से हमने ये सिद्ध कर दिया कि ये त्रिभुज सर्वांगसम है। और अगर सर्वांगसम है तो हम दूसरे लॉ को प्रूफ करने जा रहे थे ना। तो अगर सर्वांगसम है तो देखो इस त्रिभुज का ये एंगल क्या है, I। यहां पे लिखेंगे, इसलिए एंगल I इज इक्वल टू, इस एंगल I का मतलब एंगल BAA डैश, यही एंगल I है। और इस त्रिभुज का ये एंगल R हो गया, बराबर हो गया भाई। अगर सर्वांगसम आपने सिद्ध कर दिया तो ये कोण इस त्रिभुज का है और ये कोण संगत कोण है। ये ध्यान रखिएगा, संगत कोण। जैसे कि ये भुजा इसके संगत थी, ये कर्ण इसके संगत था, ये भुजा इसके संगत है, तो उसी प्रकार ये कोण इसके संगत है। संगत मीन्स करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग एंगल है ये और इसके करस्पॉन्डिंग एंगल है, इसलिए इक्वल होगा। ठीक है, तो ये परावर्तन का दूसरा नियम। इस प्रकार से हमने पहले हाइगेंस के नियम की व्याख्या की, हाइगेंस के नियम से चित्र को समझाया परावर्तन के लिए, और उसके बाद हाइगेंस के नियम को समझाने के बाद हमने जो स्टेप लिया, हमारा उद्देश्य था कि पहले नियम को प्रूफ करना, दूसरे नियम को प्रूफ करना। और इस प्रकार से हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर परावर्तन के दोनों नियमों की व्याख्या हो जाती है कंप्लीट हमारी। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से अभी हमने इसमें देखा है परावर्तन की व्याख्या। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे फिर से अपवर्तन की व्याख्या हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पर वो कैसे की गई थी। ठीक है, तो दोस्तों हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो को कंटिन्यू पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। बार बार मैं बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, वीडियो को कंटिन्यू आपको मिलता रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।